सोचिए, टीवी अखबार को मसाला मिल गया। एक संस्था है पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसमें ज़्यादातर मुस्लिम समाज के लोग जुड़े हुए हैं। एनआईए के और ईडी के छापे में 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि टेलीविज़न चैनल सीधे सीधे इनके गिरफ्तार लोगों को आतंकी लिख रहा है। पहली अरेस्टिंग है, गिरफ्तारी है, अभी लंबा मामला चलेगा कोर्ट में, लेकिन उनको आतंकी कहा जा रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इस देश का टीवी अखबार और मीडिया कह रहा है। शुभम त्रिपाठी नाम का ये एंकर कहता है कि गाजियाबाद के पीएफआई आतंकी परवेज को पकड़ने गई यूपी एटीएस परवेज के परिजनों और गांव वालों ने एटीएस टीम पर पथराव और आतंकी परवेज को छुड़ाया। आप कल्पना कर सकते हैं इस देश को किस तरह से बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है। ये पीएफआई दरअसल हिंदू मुस्लिम का नया पैटर्न है और 2024 में इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हिंदू मुस्लिम का नया नया मॉडल इजाद होता है। पहले दंगे होते थे, फिर राम मंदिर का मामला शुरू हुआ, अब तो मॉब लिंचिंग होती है, गाय माता भी उसी की करी थी। अब तमाम मुस्लिम संगठनों को बदनाम किया जा रहा है टीवी पर। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, हो सकता है कि वो संगठन खराब हो सकता है उसका विदेशों से पैसे का लेन देन हो, इसकी जांच होनी चाहिए। फिलहाल इस देश में एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, चाहे वो टाडा हो चाहे पोटा हो, सब कांग्रेस के पाप हैं जो आपको बता रहा हूं। टाडा हो या पोटा हो, इनमें जो मुसलमानों की गिरफ्तारी हुई है उसमें 90% मुसलमान बाइज्जत बरी हुए हैं। इस देश के जेलों में 90% से ज़्यादा SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग खीरा चोरी के आरोप में जेल खट रहे हैं और हीरा चोरी करने वाले लोग विदेश में गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। तो टीवी अखबार के खबरों पर मत जाइए। आज पूरा दिन डॉलर की बढ़ी कीमत पर बहस नहीं हो रही है, पीएफआई पर बहस हो रही है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। इसके पीछे की राजनीति बता दे रहा हूं। दरअसल 2024 में चुनाव होना है, मोदी जी के हाथ खाली हैं। उससे पहले गुजरात में चुनाव है, वो लिटमस टेस्ट है, वो आरएसएस की प्रयोगशाला है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये ऐसा राज्य है जहां बहुजनों का आंदोलन सबसे कमजोर है। यहां बीजेपी कांग्रेस बीजेपी रही है, यहां सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम होता है। अब इन राज्यों में चुनाव है तो कोई ना कोई नया मुद्दा चाहिए टीवी अखबार को। कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टीवी और अखबार जो है वो हेट स्पीच, नफरत फैलाने का सबसे बड़ा अड्डा है और इनके सबसे बड़े पत्रकार जो हैं वो हथियार हैं। आप कल्पना कीजिए, आप पर भी आरोप लग सकता है, केस दर्ज हो सकता है कि आप दोषी हो गए। इस देश में कानून है, जज है, पुलिस है, लेकिन जानबूझकर मीडिया ट्रायल किया जाता है और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम कर दिया जाएगा। इसका इंपैक्ट क्या होगा वो समझिए। सोचिए 2024 में चुनाव होगा, ओवैसी को मोर्चे पर लगा दिया जाएगा। ओवैसी इन मुस्लिम एट्रोसिटी के खिलाफ मुसलमानों के पक्ष में जमकर बोलेंगे। मुसलमानों को लगा कि वो हमारा मुद्दा उठा रहे हैं। अब 15% मुसलमान से तो ओवैसी की सरकार बनेगी नहीं, तो मुस्लिम वोट को कैसे तोड़ा जाए। अब सोचिए, गलती ये होगी कि खासकर यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में बीजेपी की कोशिश है कि मुसलमान ओवैसी के साथ जाए, शेड्यूल कास्ट के लोग बीएसपी के साथ जाए, सवर्ण वोट उनके पास है और धर्म के नाम पर SC ST OBC का वोट ले लिया जाए। मैं भारत का वोटिंग पैटर्न बता रहा हूं। अगर आप शेड्यूल कास्ट हैं, कोई पार्टी बनाते हैं, तो आपको OBC वोट नहीं करेगा, ये कहता है कि ये दलितों की पार्टी है। अगर आप शेड्यूल कास्ट हैं और कोई मुसलमान पार्टी बनाता है, तो जब तक गठबंधन न हो शेड्यूल कास्ट के लोग भी वोट नहीं करते हैं। उसी तरह से अगर कोई पिछड़ों की भी पार्टी है तो सवर्ण उसको वोट नहीं करता है जब तक गठबंधन न हो। तो ये बड़ा ट्रेंड रहा है। ऐसे में ओवैसी को जानबूझकर उकसाया जा रहा है। मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ेगा, एट्रोसिटी बढ़ेगी, ओवैसी बोलेंगे। सोचिए, 4 बड़े मुस्लिम नेताओं की आरएसएस के साथ बैठक हुई है। मोहन भागवत के साथ कुरैशी जी, जो पूर्व चुनाव आयुक्त हैं, उनकी बैठक हुई है। एक RLD के नेता हैं, उनके साथ बैठक हुई है। तो सब कुछ ट्रेंड देखिए। इस देश में एक मुसलमान अगर आरोपी से दोषी भी बदल जाए तो पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। तो पीएफआई उसी की कड़ी है। इस देश में आज भी सोचिए SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग अपना संगठन नहीं चला सकते हैं। अगर कोई शेड्यूल कास्ट का संगठन है तो वो उग्रवादी है, अगर कोई आदिवासियों का संगठन है तो वो नक्सलवादी है, अगर कोई मुसलमानों का संगठन है तो वो तो आतंकवादी है, कोई पिछड़ों का संगठन है तो वो तो बिल्कुल हिंदू विरोधी है।
धर्म विरोधी है। इस तरह के परसेप्शन बनाए जाते हैं मीडिया के जरिए। सोचिए इस देश की मीडिया ने क्या हालत कर दी है। इस देश की मीडिया ने आज भी SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को आपके ही नज़रों में बदनाम कर दिया, और उसी तरह से अब जानबूझकर मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है ताकि हिंदू वोट को पोलराइज किया जा सके। इसी कड़ी में नया मसला है। सोचिए उमर खालिद, खालिद शैफी, शर्जील इमाम, ऐसे लोग मुसलमान युवा जेल में बंद है, लेकिन तेलतुम्बरे भी जेल में बंद है, OBC हैनी बाबू भी जेल में बंद है। तो सरकार से सवाल पूछने वाले जेल में बंद है। आप इस देश में संगठन चलाएंगे, आप पर ठप्पा मार दिया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है 95% जो रेड पड़ रहे हैं इनकम टैक्स ED CBI के, वो सब विपक्षी लोगों पर पड़ रहे हैं जो बीजेपी से सहमत नहीं है। जैसे ही ये बीजेपी में चले जाते हैं ये बड़े अच्छे हो जाते हैं। तो एक पैटर्न है, ये पॉलिटिकल पैटर्न है और इसको समझना पड़ेगा। सोचिए गुजरात में चुनाव है, SIT का दावा, गुजरात दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी को फांसी दिलवाने की तीस्ता सितलवार ने रची थी साजिश। 3 बड़े लोग जो गुजरात पुलिस में थे उनको गिरफ्तारी हो चुकी है। भट्ट, आपको पता ही है, संजीव भट्ट ऑलरेडी जेल में है। मतलब आप सरकार से न्याय की उम्मीद भी नहीं कर सकते। आप कल्पना कर सकते हैं इस देश में तमाम जगहों पर कौन लोग हैं। सोचिए इनकम टैक्स ED CBI सबको एक्सटेंशन दिया जा रहा है। अब तो खबर ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं UU ललित, जो सितंबर में रिटायर होने वाले हैं, तो अब रिटायरमेंट की उम्र ही 2 साल बढ़ा दी जाएगी जजों को, ताकि वो 2024 चुनाव तक अपने पद पर बने रहें। जस्टिस UU ललित वही जज हैं जिन्होंने SC ST एक्ट के खिलाफ फैसला दिया था। सोचिए तमाम गुजरात में DGP को एक्सटेंशन दिया जा रहा है, नौकरी उनकी खत्म हो गई है, रिटायर हो गए हैं। अभी अवस्थी जी को एक्सटेंशन दिया गया है यूपी में। तो वो तमाम अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स जो सरकार को सूट करता है, उसको रिटायरमेंट के बाद भी एक्सटेंशन दिया जा रहा है। इसलिए लोग सवाल उठा रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी के जो समर्थक अधिकारी हैं, लोग हैं, उनको बचाया जा रहा है। नेताओं की बात तो आप सब लोग जानते हैं। सवाल है मीडिया को लेकर, मैं कह रहा हूं कोई किसी पर भी कंप्लेन कर सकता है, जांच हो सकती है, लेकिन जांच से पहले आप उसको आतंकवादी घोषित मत कीजिए। आप टीवी की भाषा में, अखबार की भाषा में, लीगल भाषा में आप किसी को आरोपी कह सकते हैं, आतंकवादी नहीं। लेकिन इस देश की विडंबना देखिए कि जो मुट्ठी भर मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी लोग हैं, कोई शेड्यूल कास्ट पकड़ा गया तो वो दोषी साबित हो जाता है पहले ही दिन। कोई मुसलमान है तो वो आतंकवादी साबित हो जाता है, कोई आदिवासी है तो वो नक्सलवादी साबित हो जाता है। अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी और जनरल हैं और आप गरीब, शोषित, वंचित का सिंपथाइजर हैं, उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं, तो आपको अर्बन नक्सल कह दिया जाएगा। तो PFI को लेकर सोचिए, मैं किसी खबर के आकलन कैसे करता हूं? जिस पर मीडिया ज्यादा बहस करे इसका मतलब है कि वो प्लांटेड स्टोरी है। PFI के 100 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इसको लेकर मैं साफ साफ कह रहा हूं कि प्लांटेड स्टोरी है। टीवी पर चलेगा जैसे CA NRC। कुछ हुआ क्या अब तक? किसी हिंदू को नागरिकता मिली क्या? 370 से किसको फायदा हो गया? कितने लोगों ने जमीन खरीद ली? इस तरह के मॉड्यूल, इसको टूल किट कहते हैं। ये हिंदू मुस्लिम का टूल किट है जो मीडिया को दिया जाता है और मीडिया इसको खबर चलाती है ताकि पोलराइज किया जाए हिंदू के नाम पर SC ST OBC को। तो देखिएगा, अब गुजरात चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है पिछले साल, इस बार गुजरात में चुनाव है। जब तक ये चुनाव का दौर चलेगा इस तरह के टूल किट जो हैं वो सामने आते रहेंगे और मीडिया में बहस चलती रहेगी, लेकिन मीडिया वो सवाल नहीं पूछेगी। सोचिए मुरादाबाद में एक बच्ची का रेप होता है, उसको पैदल चलाया जाता है, 1 सितंबर की घटना है, कोई बहस नहीं होगी। डॉलर की कीमत सबसे न्यूनतम स्तर, उच्चतम स्तर पर चली गई है। डॉलर एकदम, रुपया न्यूनतम स्तर पर है, डॉलर उच्चतम स्तर पर है, इस पर कोई बहस नहीं होगी। इस देश का एक बड़ा बिजनेसमैन जो सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड है, 23,000 करोड़ का घोटाला करके अब उसकी गिरफ्तारी हुई है, उस पर कोई बहस नहीं होगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि टीवी अखबार जो आपको दिखा रहा है वो दरअसल खबर नहीं, प्रचार है। इसलिए किसी के प्रति नफरत पालने से पहले फैक्ट को चेक किया कीजिए। किसी की गिरफ्तारी हो सकती है, किसी को आरोपी बनाया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब वो नहीं कि जो सरकार कह रही है वो सच है। इस देश में पुलिस की हिरासत में जो बयान लिया जाता है आरोपी का, उसको कोर्ट नहीं मानती है। इस देश में एक धारणा है कि पुलिस वाले, जांच एजेंसियां जबरदस्ती डंडे के बल पर
टॉर्चर के दम पर आरोपी से गुनाह कबूल करवाते हैं, लेकिन वो एडमिसिबल नहीं है कोर्ट में, कोर्ट नहीं मानता उस बयान को, सबूत देना पड़ता है। और 90% मामलों में देखा गया है कि जिन मुसलमानों को आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, जिन आदिवासियों को नक्सलवाद के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, जिन दलित पिछड़ों को उग्रवादी और बदमाश के तौर पे गिरफ्तार किया जाता है, वो सब अगर वो लड़ते हैं तो जमानत से बाहर होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि सब गरीब लाचार बेबस घरों के लोग हैं, संसाधन नहीं है, वो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, और वो साल दर साल जेल की चक्की पीसते रहते हैं। और इसी देश में बड़े बड़े फ्रॉड, बड़े बड़े माफिया जिनके पास संसाधन है, पैसा है, वो ऐश करते हैं, गुलछर्रे उड़ाते हैं, क्योंकि उनके पास चीफ जस्टिस से लेकर चपरासी तक जाति की वजह से, धर्म की वजह से उनकी मदद करते हैं। तो पीएफआई पर जो एक कार्रवाई हुई है, क्या ये 2024 का टूल किट है, पॉलिटिकल एजेंडा है? और आखिर आरोपियों को मीडिया आतंकवादी क्यों कह रही है, और क्या ओवैसी को फिर से आगे बढ़ाया जाएगा? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। लेकिन सवाल वही है कि वो तमाम सेकुलर दल इस मुद्दे पर क्यों नहीं मुसलमानों के साथ खड़े होते हैं? आज दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों मुसलमान जमा हुए, वो कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार हमारे मदरसे तोड़ रही है, हमें आतंकवादी कह रही है, हमें बाहरी कह रही है, हम प्रदर्शन करेंगे डेमोक्रेटिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से। क्या किसी के आरोप लगते ही आतंकवादी कहना जायज़ है? और क्या पूरे एक मुस्लिम अगर आरोपी बनता है तो क्या पूरे कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है? लेकिन आज तक मैंने किसी मुसलमान के पक्ष में, आरोपी के पक्ष में किसी मुस्लिम संगठन, किसी मुस्लिम नेता, किसी मुस्लिम को नहीं देखा है प्रदर्शन करते हुए। इसलिए मैं कहता हूं कि जातिवाद का मतलब समझिए और धार्मिक सांप्रदायिकरण का मतलब समझिए। जब इस देश में कोई मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी कोई अपराध करता है तो उसके साथ उसका बचाने के लिए उसको पूरा जमात खड़ा हो जाता है। हम लोगों को इसी से दिक्कत है कि जो आरोपी है उसके पक्ष में मत खड़े होइए, जस्टिस का फैसला कोर्ट से होने दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश का कोई भी मुसलमान अभी पीएफआई पर जांच चल रही है, वो उसके पक्ष में खड़ा नहीं होगा, वो वेट करेगा कि कोर्ट क्या फैसला देते हैं। इस देश के तमाम एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग संविधान और जुडिशियल सिस्टम पर जानते हुए कि उनके लोग नहीं हैं, उनके साथ अन्याय होता है, लेकिन वो भरोसा करते हैं। इसीलिए इस देश में डेमोक्रेसी जिंदा है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।